So students, we are continuing our third part of this chapter. According to the third law of motion, and the apple does attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of the object. आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग अगर एप्पल आप छोड़ते हैं नीचे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, मतलब वो नीचे गिरता है। लेकिन हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। फॉर एग्जांपल F इक्वल टू ma, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर आप एक्सेलरेशन को इधर लेके जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है F इक्वल टू ma, अगर आप इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा F अपॉन a इक्वल टू m कह सकते हैं आप। आप ये बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज़ डायरेक्टली सामने आमने सामने लिखी हुई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और कोई चीज़ अपोजिट लिखी हुई है, ये ऊपर है ये नीचे अपॉन में लिखी हुई है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th क्लास तक आपका चलेगा इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चक्कर, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फोर्स यहाँ पर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर आप मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अगर आपने मास को 2 टाइम कर दिया तो आपकी फोर्स भी 2 टाइम हो जाएगी। अगर आपने मास को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो आपकी फोर्स भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मास और एक्सेलरेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मतलब जितनी भारी चीज़ होगी उतनी दिक्कत से वो मूव करेगी, बहुत मुश्किल से चल पाएगी वो। तो आपके कहने का मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चक्कर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर F अपॉन a इक्वल टू m लिख रहा है, तो मास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ये आपको याद रखना है। The mass of an apple is negligible small compared to the earth, so we do not see the earth moving towards an apple। आप देखते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गिर रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? बल्कि ग्रेविटेशन फोर्स तो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई 2 बॉडी है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन ये ऐसा हमें एप्पल तो अर्थ की तरफ गिरते हुए दिखाई देता है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गिरता है? उसको रीजन ये है कि जो एप्पल का जो मास है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। मतलब एप्पल का जो वजन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, इसलिए हमको मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, फोर्स लगा रहा है अर्थ एप्पल के ऊपर वो दिखाई नहीं देता है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका आर्ग्यूमेंट यही है कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका एप्पल का जो मास है और अर्थ का जो मास है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा है अर्थ का मास, और एप्पल का मास जो है वो बहुत कम है। इस वजह से हमें एप्पल की तरफ अर्थ का मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, लेकिन एप्पल का मूवमेंट दिखाई देता है अर्थ की तरफ। इज इट क्लियर? इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। इसी तरह से अगर आप देखें हम सोलर सिस्टम में कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाई आर्गिंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर कोई किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा उसके ऊपर, चाहे आपकी रियल लाइफ हो चाहे आपकी ये सोलर सिस्टम की लाइफ हो। अगर कोई किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है देखते हैं। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करता एप्पल को, या प्लैनेट्स ही अट्रैक्ट नहीं करते इस अर्थ को, हर ऑब्जेक्ट में आपस में एक दूसरे में फोर्स लगता ही रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कृष्णा नाम का बच्चा खड़ा है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हमें दिखाई नहीं देता, ये घूमता हुआ दिखाई नहीं देता, तो उसको पता कैसे लेंगे? जितना फोर्स इस पर ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, इतना फोर्स इस पर उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, तो बैलेंस हो जाता है फोर्स। इसकी वजह से ये घूमता हुआ हवा में उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। In our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can see that there exists a force between the sun and the planets. तो आप कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में और सन में आपस में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होता है, उसकी वजह से वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। From the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. तो न्यूटन ने ये बताया कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी न किसी फोर्स से, ठीक है। But all objects in the universe attract each other. This force of attraction between the object is called the gravitational force. और जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स एक्ट होता है उसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपस में 2 ऑब्जेक्ट है ना, मतलब एक ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपस में एक कुछ ना कुछ फोर्स से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो जो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसको न्यूटन ने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर?
हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, आपको पता है यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है एक ऐसी लॉ, एक ऐसा रूल जिसने दिया न्यूटन ने, वो पूरी यूनिवर्स में वैलिड है, मतलब उसको कोई कहीं फेल ही नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है किसी न किसी फोर्स से। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो न्यूटन ने ये कहा अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास है m1 कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m, तो इसके फोर्स, इसके बीच में फोर्स एक्ट होगा इन दोनों के बीच में, और डिस्टेंस इनके बीच में दूरी जो है d दे रखी है। तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो हमारा फोर्स एक्ट होगा कैपिटल M इंटू M अपॉन डी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के, इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, तो फोर्स भी बढ़ेगा इनके बीच में। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली मतलब होता है अपोजिट में लिखे हुए हैं। अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये उल्टा अपोजिट होता है। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब अपोजिट। अगर यहाँ पर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये मास बढ़ेगा। अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा और फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा। क्लियर। द फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। आपको याद रखना है कि ये जो फोर्स एक्ट होता है इनके बीच में, वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इनकी सेंटर्स को, इनके बीच में फोर्स एक्ट होता है। लेट द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m एंड स्मॉल m लाई एट द डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर इन द फिगर। ये हमने जो बताया उसके बारे में बात कर रहा है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, कैपिटल M मास इसका मास स्मॉल m है। इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है कैपिटल F से, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू द डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, याद रखना है आपको, प्रोपोर्शनल का साइन है। जब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके कैपिटल M के मास के और स्मॉल m के मास के, ठीक है। और एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशन को मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास ये भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके कैपिटल M और स्मॉल m के, और फोर्स इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को मिलाऊंगा तो F का F लिख दिया मैं इधर, कैपिटल M इंटू स्मॉल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर लिख दिया, और ये डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे लिख दिया। क्लियर। अगर आपको याद रखना है कि जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस कैपिटल जी को इंट्रोड्यूस करेंगे जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने कैपिटल जी लगाया है, ये कांस्टेंट है। क्लियर। By multiplying crosswise gives the f into d square into capital G into small capital M into small m। तो इस अगर आप स्मॉल d को इधर भेज देंगे तो इधर डिवाइड में कोई चीज़ होती है, जब इक्वल टू के इधर जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया f इंटू डी स्क्वायर इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू M। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पज से।